घमंड में अक्सर ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। हर कोई उसे अपने से छोटा दिखाई देने लगता है। अगर आप भी किसी को छोटा देख रहे हो तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हो या उसे अपने गुरूर से देख रहे हो। किसी ने सच ही कहा है, घमंड न करना जिंदगी तकदीर बदलती रहती है। घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा तो वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। प्यारे सज्जनों, सफल इंसान अपनी कामयाबी पर कभी भी घमंड नहीं करता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि वो आपको कभी भी ये महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हो। प्यारे सज्जनों, महाकवि कालिदास अपने समय के महान विद्वान थे। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती का निवास था। वो अत्यंत ज्ञानी और महापंडित थे। उन्हें शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर सकता था। उनकी विद्वता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उन्हें अपार यश, मान सम्मान और धन प्राप्त था। महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में उन्हें अच्छी विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी। एक बार कालिदास को अपनी विद्वता पर बहुत घमंड हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने संसार का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब कुछ भी जानना, कुछ भी सीखना बाकी नहीं रह गया। सारी धरती पर उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। उन्हीं दिनों उन्हें एक दूसरे राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण प्राप्त हुआ। उन्होंने महाराज से जाने की अनुमति मांगी। फिर अपने घोड़े पर सवार होकर के वो चल पड़े। गर्मी का दिन था, काफ़ी तेज धूप थी। वो जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते काफ़ी देर हो गई। उन्हें बड़ी प्यास लगी, काफ़ी थक भी गए थे। वो पानी की तलाश में चारों ओर देखते हुए चल रहे थे। तभी कुछ दूरी पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वहीं पास में ही कुआं भी था। वो तुरंत वहां जा पहुंचे। घोड़े से नीचे उतरे, इधर उधर देखा। झोपड़ी देखकर किसी के वहां होने का उन्हें विश्वास था। उसमें से कोई निकलेगा, फिर वो अपनी प्यास बुझा लेंगे, कुछ देर आराम भी कर लेंगे। वो ये सोच ही रहे थे कि झोपड़ी के अंदर से एक सुंदर लड़की निकली। वो अच्छे वस्त्र पहने थी। उसके हाथ में पानी का मटका था। वो कुएं पर आए, उसमें से पानी निकालने लगी। ये देखकर कालिदास उसके पास जाकर के खड़े हो गए। उन्होंने याचना भरे स्वर से कहा, हे बालिके, मुझे बहुत प्यास लगी, थोड़ा सा पानी पिला दो। बालिका ने कुएं से पानी निकाल करके अपने मटके में भरा। फिर उनकी ओर देख करके बोली, आप कौन हैं? पहले आप अपना परिचय दें, मैं तभी आपको पानी पिला सकती हूँ। कालिदास को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी, मगर उन्होंने प्रकट नहीं किया। वो बोले, पुत्री, तुम अभी छोटी हो, मुझे नहीं पहचान सकती हो। तुम्हारी झोपड़ी में कोई सयाना हो तो वो मुझे देखते ही पहचान लेगा। मेरा दूर दूर तक काफ़ी नाम, मान और सम्मान है। मैं बहुत विद्वान और बलवान हूँ। कालिदास के सुरों में विद्वता का घमंड था, किंतु उनकी बात का उस बालिका पर कोई असर नहीं हुआ। वो फिर से बोली, आप असत्य कह रहे हो। दुनिया में दो ही बलवान हैं, उन्हें मैं जानती हूँ। यदि अपनी प्यास बुझाना चाहते हो तो उनके नाम बताओ। कालिदास अचरज से उसकी ओर देखने लगे। उन्होंने थोड़ी देर तक सोचा, मगर नाम न बता सके। हार कर वो बोले, मुझे नहीं मालूम, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। बालिका ने कहा, वे दो बलवान हैं, अन्न और जल। भूख और प्यास में इतनी ताकत होती है कि बड़े से बड़े ताकतवर को भी झुका देती। देखिए, तेज प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। कालिदास अवाक होकर उसकी ओर देखते रह गए। उसका तर्क जबरदस्त था। जिस कालिदास के आगे बड़े से बड़े विद्वान शास्त्रार्थ में हार जाते थे, उन्हें एक छोटी सी लड़की ने निरुत्तर कर दिया। उनकी परेशानी का कोई ठिकाना न रहा। बताइए, आप कौन हैं?
उस लड़की ने फिर से पूछा। उसका मटका पानी से भर चुका था और वो चलने की तैयारी में थी। कालिदास ने कहा, बालिके, मैं बटोही हूँ, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। कुआं देखकर प्यास बुझाने के लिए यहाँ गया था। इस बात पर वो बालिका मुस्कुरा उठी। उसने कहा, अभी भी आप झूठ बोल रहे हो। सारी दुनिया में केवल 2 ही बटोही है, तीसरा कोई नहीं। उन दोनों को मैं जानती हूँ। आप उन दोनों के नाम बताइए तो मैं आपको पानी अवश्य पिलाऊंगी। कालिदास के सामने एक नई समस्या आ गई। तेज प्यास ने उनकी बुद्धि छीन कर दी थी। उन्हें इसका कोई उत्तर नहीं सूझा। उन्हें काफ़ी अपमानित महसूस हुआ, मगर वो लाचार थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला ही बटोही कहलाता, लेकिन ये तो अनगिनत होते हैं। ये बालिका केवल 2 ही कैसे बता रही है? कालिदास सोचते रह गए। उन्होंने यहाँ भी अपनी हार मान ली। मुझे कोई उत्तर नहीं सूझ रहा, अब तुम ही बताओ, उन्होंने विवश होकर के कहा। आप स्वयं को इतना बड़ा विद्वान बता रहे हो, फिर भी आप में ज्ञान की कमी है। बटोही केवल 2 ही हैं, एक चंद्रमा और दूसरा सूर्य। ये बिना थके बिना रुके सदैव चलते रहते हैं। आप तो थक गए हैं, भूख प्यास से बेदम हो रहे हैं। आप बटोही कैसे हो सकते हैं? बालिका ने हंसते हुए कहा। फिर वो रुकी नहीं। पानी से भरा मटका उसने उठाया और तेजी से झोपड़ी के भीतर चली गई। अब तो कालिदास बहुत दुखी हुए। इतने लाचार और अपमानित कभी नहीं हुए थे। प्यास और बढ़ रही थी, शरीर की ताकत घट रही थी, माथा चकराने लगा। उन्होंने झोपड़ी के दरवाजे की ओर आशा से देखा, शायद फिर से कोई बाहर निकले और कुएं की ओर आया। कुछ ही देर में एक बूढ़ी औरत निकली। उसके भी हाथ में खाली मटका था। अब वो कुएं के पास आई। कुएं में रस्सी गिराकर वो पानी निकालने लगी। उसके सारे बाल सफ़ेद थे, शरीर झुका हुआ था, गर्दन डगमग हिल रही थी। वो अत्यंत ही वृद्ध थी। कालिदास ने उस बुढ़िया के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे बूढ़ी माँ, मैं बहुत देर से प्यासा हूँ, मुझे भरपेट पानी पिला दो, आपको बहुत पुण्य होगा। उन्होंने सोचा ये बूढ़ी औरत अनुभवी और समझदार होगी, उनका अपमान नहीं करेगी, उन्हें पानी जरूर पिलाएगी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम कौन हो? मुझे अपना परिचय दो, तुम्हें पानी मैं जरूर पिलाऊंगी। बुढ़िया ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। कालिदास ने उत्तर दिया, हे बूढ़ी माँ, मैं मेहमान हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी। उस बुढ़िया ने सहज भाव से पूछा, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? धरती पर मेहमान तो 2 ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सच सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ। बुढ़िया ने कहा, नहीं, सहनशील तो 2 ही हैं, एक धरती और दूसरा वृक्ष। धरती पापी पुण्यात्मा सबका बोझ उठाती है। उसकी छाती चीर कर उसमें बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। बीजों का वो विनाश नहीं करती। हीरे मोती आदि तरह तरह के खजाने देती है। वृक्ष को चाहे पत्थर मारो या ईंट, वो फिर भी मीठे फल खाने को देता। सहनशील तो वे ही दोनों हैं। बुढ़िया ने कालिदास को निरुत्तर करते हुए कहा। कालिदास हार करके बोले, माँ, मैं निर्बल हूँ। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये भी उत्तर गलत है। निर्बल तो एक भेड़ है और दूसरा भिखारी। भेड़ किसी को नहीं सताती, किसी को नहीं मारती, किसी पर वार नहीं करती, मारने पर भी वो चुप रहती। भिखारी को सभी अपमानित करते हैं, उसका किसी पर कोई अधिकार नहीं चलता। निर्बल तो यही दोनों हैं। सच सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास को कोई उत्तर सूझ नहीं रहा था। उनकी प्यास लगातार बढ़ती जा रही थी। अंत में उन्होंने झुंझला करके कहा, हे बूढ़ी माँ, मैं जिद्दी हूँ। उस बुढ़िया ने कहा, तुम्हारा ये परिचय भी गलत है। जिद्दी केवल 2 हैं, एक नख और दूसरा केस।
इन्हें जितना काटो ये बढ़ते ही जाते हैं। इनके जैसा जिद्दी इस दुनिया में कोई नहीं। बुढ़िया ने इस बार भी उनका ये परिचय काट दिया। अब कालिदास ने हार करके जवाब दिया, मैं मूर्ख हूँ। अब तो मुझे अपना असली परिचय यही लग रहा है। बुढ़िया ने इस बार भी उनकी ओर देखते हुए कहा, धरती पर केवल 2 ही मूर्ख हैं, एक राजा और दूसरा उसका दरबारी पंडित। राजा के पास न तो पर्याप्त गुण है और न ही बुद्धि, फिर भी अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। ये राजा का सफ़ेद झूठ है। इसे इसके दरबारी पंडित असत्य को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। असली मूर्ख की यही पहचान होती है, वो बिल्कुल अयोग्य होकर भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। लालच और स्वार्थ में अंधा होकर के छोटे को बड़ा और अयोग्य को योग्य कहता है। अब तो कालिदास के मुख से कुछ न निकल सका। वो लगातार हारते जा रहे थे। अब तक वो एक भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाए थे। बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जीत दिलाने वाली उनकी बुद्धि न जाने कहाँ गायब हो गई थी। उनका सारा शास्त्र ज्ञान गायब हो चुका था। तेज प्यास से उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनकी बाड़ी में जरा सी भी शक्ति नहीं रह गई थी। वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने को पूर्ण रूप से पराजित मान लिया। वो समझ गए कि अब वहाँ प्यास बुझाना मुश्किल है। उन्होंने चुपचाप जाने का विचार किया। बेहद दुखी मन से वो अपने घोड़े पर सवार होने लगे। तभी पीछे से उस वृद्धा का मधुर स्वर उनके कानों में पड़ा, सुनो, आओ भर पेट ठंडा पानी पी करके जाओ। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में अमृत घोल दिया हो। वो वृद्धा के समीप जा पहुँचे और उसके सामने जमीन पर बैठ करके अपनी अंजलि बढ़ा दी। और उस बुढ़िया ने कालिदास को ठंडा ठंडा पानी पिलाया। तब जाकर उनकी जान में जान आई।